एलन मेजर टेस्ट 3, जिसका हम फिजिक्स पोर्शन का सोल्यूशन करने वाले हैं। और डिटेल सोल्यूशन है। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है या फिर आपने क्वेश्चन नहीं बना पाया है, आपके 50 नंबर आए हैं या फिर आपके 100 नंबर आए हैं, अगर आप एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे, उसका फार्मूला रिवाइज करेंगे, देन ये बहुत बेनिफिशियल होगा। क्योंकि टेस्ट एनालिसिस बच्चे नहीं कर पाते हैं कब, जब उनका सिलेबस कवर नहीं होता है। और पिछले जो हमने एलन मेजर टेस्ट का 1 और 2 का डिस्कशन किया, उसमें आप लोगों ने काफी सपोर्ट किया है, काफी रिस्पांस दिया है, काफी अच्छा फीडबैक रहा है कि सोल्यूशन डिटेल था, बहुत अच्छा था। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज हम फिजिक्स पोर्शन का सोल्यूशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मेजर टेस्ट 3 का डिस्कशन। सबसे पहले फिजिक्स के क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें। सीरीज एलसीआर सर्किट containing 8 हेनरी इंडक्टर, 50 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, 80 ओम रेजिस्टर is connected to 220 वोल्ट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सोर्स. The angular frequencies of the source at which power transfer to the circuit is half the power at resonant angular frequency are likely to be. क्वेश्चन में सबसे पहले चीज पूछी क्या गई है, पूछा गया कि द एंगुलर फ्रीक्वेंसीज ओमेगा पूछा गया है ऑफ द सोर्स एट विच, जिस पर पावर ट्रांसफर टू द सर्किट क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, हाफ हो जाती है। अब ये कब होती है, जब हम एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस की बात करते हैं। तो मान लो ओमेगा नॉट एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस आता है, तो जब पावर आधा ट्रांसफर होता है तो वहाँ कोई फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 होती है एंड वहाँ दूसरी तरफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 होती है। तो हमें यही ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 फाइंड करना है जब पावर आधा हो गया है। ओमेगा 1 से ओमेगा 2 की जो दूरी होती है ये एंगुलर बैंडविड्थ होती है एंड जिसका फार्मूला R/L होता है। क्या होता है R/L, एंगुलर बैंडविड्थ। आपको लीनियर बैंडविड्थ चाहिए, यानी कि इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट रेडियन पर सेकंड। आपको लीनियर बैंडविड्थ चाहिए यानी कि फ्रीक्वेंसी चाहिए, यानी कि ओमेगा इक्वल डेल्टा ओमेगा इक्वल टू 2 पाई डेल्टा f करके आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हमें सब कुछ रेडियन में दिया भी गया है, रेडियन में पूछा भी है, इसलिए एंगुलर बैंडविड्थ डेल्टा ओमेगा इक्वल टू R/L। सबसे पहले ओमेगा 1 से ओमेगा 2 की जो दूरी है, जो बैंडविड्थ है, R/L से निकालेंगे। रेजिस्टेंस आपका देखेंगे कि 80 ओम दिया गया है एंड इंडक्टर का जो इंडक्टेंस है L दैट इज 8 ओम, 8 ओम 80/8 R/L इक्वल टू 10 रेडियन पर सेकंड आ जाता है यहाँ पे आपको बैंडविड्थ। दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए, रेजोनेंस जब होता है एलसीआर सर्किट में, देन वहाँ पे जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा नॉट इक्वल टू 1/√LC हो जाती है। क्या हो जाती है, ओमेगा नॉट इक्वल टू 1/√LC एंड ओमेगा नॉट की वैल्यू 1/√LC, रूट के अंदर L की वैल्यू 8 है, C की वैल्यू 50 माइक्रोफैराड है, लेकिन हम यहाँ पे फैराड मिलेंगे, यानी कि 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर ओमेगा नॉट की वैल्यू हम निकालते हैं, देन 1/2 × 10⁻², दैट इज 50 आ जाता है सॉल्व करने पर। इसको आप केयरफुली सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं, अब हम क्या करेंगे, अब हमको पता करना है कि ओमेगा 1 क्या है, ओमेगा 2 क्या है एंड हमें बैंडविड्थ पता चल गया कितना है, 10 रेडियन पर सेकंड है, कितना है 10। ओमेगा 1 पता करना है, तो ये ओमेगा नॉट से माइनस बैंडविड्थ बाई 2 यानी कि 10/2 यानी कि 5 ओमेगा नॉट माइनस 5 इक्वल टू ओमेगा 1 एंड ओमेगा नॉट प्लस 5 इक्वल टू ओमेगा 2। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, माइनस बैंडविड्थ बाई 2 इक्वल टू 50 माइनस 5 इक्वल टू 45 एंड 50 प्लस 5 इक्वल टू 55, यानी कि ओमेगा 1 एंड 2 की वैल्यू क्या आ जाती है 45 एंड 55। और ये कब आती है, ये क्या है बेसिकली, ये वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जिस पर जो पावर ट्रांसफर होता है वो आधा हो जाता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। कंसीडर पूछा गया, कंसीडर द न्यूक्लियर रिएक्शन X200 A to A120 एंड B80। तो 200 इसमें क्या है, 120 क्या है, 80 क्या है, तो ये मास नंबर होते हैं। क्या होता है मास नंबर, जिसे न्यूक्लियन भी कहा जाता है, जिसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों के दोनों इंक्लूड हो जाते हैं। बोला है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपको याद रखना होगा फॉर X, A एंड B आर 7.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 8.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले एनर्जी रिलीज होती है बाइंडिंग एनर्जी। सबसे पहले आपको पता है बाइंडिंग एनर्जी होती है, बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियन X के केस में 200 है, A के केस में 120 है, B के केस में 80 है। तो यहाँ से अब जो एनर्जी रिलीज होती है, रिलीज एनर्जी क्या होती है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में निकालेंगे तो 120 मल्टीप्लाई बाय 8.2 क्या, ये क्या नंबर ऑफ न्यूक्लियन, ये क्या है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, प्लस 18 × 8.2, क्योंकि 8.2 हर जगह कॉमन आप देख रहे हैं। तो हम 8.2 को कॉमन ले लेंगे, मल्टीप्लाई बाई इसको ये ऐड हो जाएगा, यानी कि 200 × 8.2 माइनस 200 10 गुणे 7.4 हो जाता है एंड यहाँ से 640, यहाँ से 480 एंड 160 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आता है, जो कि रिलीज एनर्जी होती है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। और जैसा कि आपने देखा कि रेजोनेंस ऑफ एलसीआर सर्किट पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे और पिछले भी टेस्ट में पूछा गया था, तो कुछ फार्मूला हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल होता है एंड एक्सी इक्वल टू ओमेगा सी होता है, ठीक है, ये तो नॉर्मली होता है। रेजोनेंस के केस में क्या होता है कि एक्सएल बराबर एक्सी हो जाता है एंड जब रिएक्टिव क्या बोलते हैं इसको, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाता है, तो दोनों पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो भी इक्वल हो जाता है। रेजोनेंस में क्या होता है, सर्किट प्योरली रेजिस्टिव हो जाता है, जिसमें जो है इंडक्टेंस जो है कैपेसिटेंस को खत्म कर देता है, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं। अब जब प्योरली रेजिस्टिव होगा तो जेड जो होगा यानी कि इंपीडेंस जो होगा वो रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है, यानी कि मिनिमम होता है एंड करंट I = V/R, जब रेजिस्टेंस मिनिमम होगा देन करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि पावर फैक्टर की, पावर फैक्टर हमेशा होता है cos ∅ = R/Z। अब चूंकि यहाँ पे Z = R हो जाता है तो cos ∅ की वैल्यू 1 आ जाती है, जो कि मैक्सिमम होती है। फिर एंगल अथवा फेज डिफरेंस की बात करें बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, चूंकि सर्किट क्या प्योरली रेजिस्टिव है, तो रेजिस्टिव सर्किट में, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में करंट एंड वोल्टेज के बीच कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है एंड एंगल के बीच के फेज डिफरेंस कितना होता है, 0 डिग्री होता है, यानी कि दोनों एक साथ साथ चलते हैं, लैग या फिर लीड कोई नहीं करता। जो रेजिस्टेंस पर वोल्टेज ड्रॉप होता है, जो सोर्स का वोल्टेज ड्रॉप होता है वो बराबर होता है, यानी कि सोर्स का पूरा वोल्टेज जो है रेजिस्टेंस पे ड्रॉप हो जाता है। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें, देन ओमेगा नॉट जिस एंगुलर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट इक्वल टू 1/√LC हो जाएगा एंड आपको पता है कि ओमेगा नॉट इक्वल टू 2πf0, जहाँ पे f0 क्या है, लीनियर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है, ठीक। फिर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, ग्राफ देखिए अभी क्वेश्चन नहीं पूछा है लेकिन इस पर भी पूछ सकता है कि जब सबसे पहले ये फार्मूले हमें पता होना चाहिए कि शार्पनेस
जो ग्राफ का बनता है, शार्पनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वालिटी फैक्टर एंड इज इक्वल टू एक्सएल बाई आर। मेन चीज़ तो हमें इतना याद होना चाहिए, और तो ठीक है याद कर लेंगे। शार्पनेस इक्वल टू जो इस ग्राफ का शार्पनेस है इज इक्वल टू क्वालिटी फैक्टर एंड इज इक्वल टू एक्सएल बाई आर होता है। यानी कि रेजिस्टेंस जब कम होगा, क्या होगा, रेजिस्टेंस जब कम होगा देन क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा होगा, यानी कि शार्पनेस ज़्यादा होगा। यानी कि इस ग्राफ का शार्पनेस ज़्यादा है, इसका रेजिस्टेंस कम होगा, इसका रेजिस्टेंस R2 है, यानी कि R2 इज भी लेस देन R1। यहाँ से ग्राफ पूछा जा सकता है। फिर एक्सएल बाई आर एंड एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल की वैल्यू जब आप रखेंगे एंड ओमेगा की वैल्यू रखेंगे 1/√LC, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि फार्मूला क्या हो जाता है, क्वालिटी फैक्टर 1/R√L/C हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये भी, क्वालिटी फैक्टर Q इज इक्वल टू 1/R√L/C एंड इज इक्वल टू एंगुलर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी F0 अपॉन बैंडविड्थ भी होता है। फिर आता है Q वैल्यू की, Q वैल्यू इज इक्वल टू 2 into मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड पर साइकिल अपॉन मैक्सिमम एनर्जी लॉस पर साइकिल। एंड Q वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। क्या रिप्रेजेंट करता है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। आल्सो Q वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, Q वैल्यू को हम लिख सकते हैं लोड का जो वोल्टेज होता है, अथवा सॉरी जो इंडक्टर का वोल्टेज है अथवा जो रजिस्टर का वोल्टेज है अपॉन रेजिस्टेंस का वोल्टेज। एंड इज इक्वल टू 2πf रेजोनेंस, क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है FR इंटू इंडक्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस। इज इक्वल टू क्वालिटी फैक्टर हमने ऊपर डिस्कस ही कर लिया कि क्या होता है, 1/R√L/C होता है एंड द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ होता है इज इक्वल टू क्वालिटी फैक्टर। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो आपको याद होनी चाहिए थी। एंड एंगुलर बैंडविड्थ का एक और फार्मूला होता है, दैट इज डेल्टा ओमेगा। एंगुलर बैंडविड्थ है ये, क्या है, एंगुलर बैंडविड्थ। अगर हम यूनिट की बात करें तो रेडियन पर सेकंड में आता है, इज इक्वल टू R/L होता है। क्योंकि डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं, जहां मुझे लगेगा कि कोई टॉपिक है तो उसके बारे में बता देना चाहिए, सभी फार्मूले से एक बार रिवाइज कर देना चाहिए, तो मैं वहाँ पे करूँगा। इसीलिए थोड़ा सा डिटेल लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। आप वीडियो को 2-3 पार्ट में करके देख सकते हैं, मतलब 10-15 मिनट एक बार देख लिए, फिर थोड़ा सा रुक गए, फिर थोड़ी देर देख लिए, तो मतलब एक बार अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कोई नोट्स रिवीजन करने की मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है। थर्ड की बात करें तो यहाँ पे कुछ फार्मूलेज हैं जो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड। तो यहाँ पे मैं बात करूँ सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की, किसकी बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो डाइपोल के लिए एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो 2kp/r³ होती है। इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड kp/r³। एंड किसी जनरल पोजीशन पे निकाल रहे हैं आप, एंगल थीटा पे निकाल रहे हैं, एंगल थीटा पे निकाल रहे हैं किसी पॉइंट P पर, देन वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है kp/r³ √1 + 3 cos² थीटा होता है। पोटेंशियल की भी बात कर लेते हैं। एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल kp/r² होता है। क्या होता है पोटेंशियल एक्सियल पॉइंट पे kp/r² होता है। इक्वेटोरियल पे 0 होता है, क्योंकि आपको पता है स्केलर एडिशन होता है, वहाँ से डिस्टेंट माइनस एंड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का डिस्टेंस इक्वल होता है एंड वहाँ पे स्केलर एडिशन होता है किसमें, पोटेंशियल के केस में, इसलिए इक्वेटोरियल पॉइंट पे 0 हो जाता है। अरे ये है भाई इक्वेटोरियल पॉइंट, ये क्या है, ये इक्वेटोरियल पॉइंट है। एंड यहाँ से इस पॉइंट, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है एंड यहाँ से जो ये डिस्टेंस है, दोनों डिस्टेंस इक्वल होती हैं। यहाँ से ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस इक्वल होती है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल आता है वो तो स्केलर एडिशन होता है, इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल 0 होता है इक्वेटोरियल पॉइंट पे। फिर बात करते हैं किसी जनरल पोजीशन पे kp cos θ/r² होता है। क्या पोटेंशियल kp cos θ/r² होता है। या फिर हम ऐसे भी देख सकते हैं cos θ, यहाँ पे जो है एंगल 90 डिग्री हो जाता है, cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है, इसीलिए यहाँ पे पोटेंशियल 0 हो जाता है। कहाँ पर, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। थोड़ा सा मैं डिटेल में बता रहा हूँ तो इसमें टाइम लग सकता है, बट वीडियो को स्किप ना करें, इसको ध्यान से देखते रहें। टाइम लग सकता है बट डिस्कशन तो आपका सबसे बढ़िया हो जाएगा। एंड हाँ, अगर मेहनत पसंद आई हो देन कमेंट बॉक्स में कुछ लिख सकते हैं आप, कुछ डाउट हो वो भी लिख सकते हैं एंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अब हम एक्सप्लेन करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम एज शोन इन द फिगर, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। एंड यहाँ पे जैसे हमने फॉर्मूला डिस्कस किया, किसी रैंडम पॉइंट पे, किसी वेरिएबल पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो kp/r³ √1 + 3 cos² थीटा होता है। तो एंगल यहाँ पे 45 डिग्री का दिया गया है, एंगल कितना है 45 डिग्री। एंड आर की वैल्यू क्या है, y है, आर की वैल्यू क्या है, y है। सो यहाँ पे हम जब देखेंगे कि kp/r³ की जगह पे kp/y³ हो जाएगा, 1 + 3, ये 1 है, 1 + 3 cos 45 का स्क्वायर, cos 45 की वैल्यू 1/√2 एंड 1/√2 का स्क्वायर 1/2, यानी कि 1 + 3/2 क्या आएगा, 1 + 3/2 हो जाएगा हमारा 5/2 √5/2, यानी कि √5/√2 kp/y³। ऑप्शन नंबर 1 वुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 2 कैपेसिटर्स 2 माइक्रोफेराड एंड 6 माइक्रोफेराड इन सीरीज, C1 C2 2 माइक्रोफेराड एंड 6 माइक्रोफेराड हैं जो कि सीरीज में लगे हुए हैं, are connected in parallel to a third capacitor that is 4 microfarad C3. This arrangement is then connected to a battery of EMF 2 volt. अब इस अरेंजमेंट को हम 2 वोल्ट EMF की बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं as shown in the figure. How much energy is given by the battery in charging the capacitor? तो हमसे पूछा गया है कि बैटरी के द्वारा कितना इसमें एनर्जी दिया जाएगा इन कैपेसिटर्स को चार्ज करने के लिए। चलो फटाफट डिस्कशन करते हैं। थोड़ा स्पीड फास्ट कर दूंगा मैं, अगर आपको थोड़ा डिटेल में चाहिए तो थोड़ा धीमा कर लेना, एंड आपको अगर लग रहा हो कि ज़्यादा धीमा हूँ तो स्पीड आप तेज कर लीजिएगा, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग वैरायटी से सोचते हैं, तो किसी कॉन्सेप्ट पता होता है तो उनको लगता है कि थोड़ा जल्दी होना चाहिए, बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, बट अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ अपने वे में, आप तेज और धीम मतलब स्पीड अप और डाउन कर सकते हो। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 2 कैपेसिटर्स C1 2 माइक्रोफेराड एंड 6 माइक्रोफेराड इन सीरीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ थर्ड कैपेसिटर C3। सबसे पहले बोला है कि 2 माइक्रोफेराड एंड 6 माइक्रोफेराड के कैपेसिटर जो है अगले, ये दोनों सीरीज में होने के बाद अगले 4 माइक्रोफेराड कैपेसिटर से पैरेलल में है, तो सीरीज में होंगे देन इनका जो कैपेसिटेंस आएगा
ये C1 C2 अपन C1 प्लस C2 दैट इज 6 to 12 बाई 6 प्लस 2 8 12 बाई 8 हो जाएंगे और ये प्लस 4 ये पैरेलल में हो जाएगा। देन 12 बाई 8 प्लस 4 11 बाई 2 माइक्रोफैराड आता है, यानी कि 11/2 माइक्रोफैराड आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, बेसिकली पूछा क्या है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन बाय द बैटरी इन चार्जिंग द कैपेसिटर। बैटरी के द्वारा कितनी एनर्जी दी जाए कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए। तो इसका फार्मूला जो होता है, इसका फार्मूला मैं आपको बताऊं तो क्या होता है कि वर्क डन बाय बैटरी, यानी कि बैटरी कितनी एनर्जी देगी वही बैटरी द्वारा किया गया कार्य होगा, इक्वल टू क्यू ट्रांसफर इंटू वी, यानी कि पोटेंशियल ऑफ बैटरी होता है। बैटरी जितना चार्ज ट्रांसफर करती है इंटू पोटेंशियल ऑफ बैटरी, उतना वो कार्य करती है या उतना वो वर्क करती है, और वही क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर होता है बाय द बैटरी। तो Q इक्वल टू सी भी होता है। क्या होता है, Q इक्वल टू सी भी। तो जब Q की वैल्यू Q को सी भी से रिप्लेस करेंगे देन सी भी स्क्वायर हो जाएगा, V को Q बाई सी से रिप्लेस करेंगे देन Q स्क्वायर बाई सी हो जाएगा। सो यहाँ से सिंपल क्वेश्चन है, वर्क डन बाय बैटरी इक्वल टू सी भी स्क्वायर सी की वैल्यू दी गई है एंड V की वैल्यू दी गई है। सिंपल रख दीजिए, आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 1 22 × 10⁻⁶ जूल। मैच कर लेता हूँ आंसर, हाँ आंसर नंबर 1 है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 मतलब कि अगर हम देखें तो पिछले पेपर से काफी मिलता जुलता क्वेश्चन है। अगर हमने पिछला क्वेश्चन भी सही से रिवाइज किया होता एंड या फिर हमने सही से क्वेश्चन प्रैक्टिस की होती तो काफी अच्छे नंबर आ सकते थे, लेकिन लापरवाही तो हम लोग के नस नस में भरी हुई है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन फॉर प्रिज्म। ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन के बीच का ग्राफ है फॉर प्रिज्म इन एयर इज एज शोन इन द फिगर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू पूछा है एंड क्रिटिकल एंगल थीटा सी पूछा है फॉर द प्रिज्म। द गिवन पेयर ऑफ मीडियम इज रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस ग्राफ के बारे में। ग्राफ को देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि मिनिमम डेविएशन क्या है, 30 डिग्री मिनिमम डेविएशन है। मिनिमम डेविएशन पे इंसिडेंट एंगल क्या है, 45 डिग्री। ग्राफ को देख के आपको इतना डाटा निकालना आना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज आपको पता होना चाहिए कि डेविएशन का जो फार्मूला होता है 2i - a होता है। मिनिमम डेविएशन का फार्मूला 2i - a होता है। कैसे आया, अगर डेरिवेशन बता दूं तो डेविएशन होता है i1 - r1 प्लस i2 - r2। बेसिकली छोटा सा डायग्राम मैंने बनाया, ये एंगल i1 होता है, ये एंगल i2 मान लिया हमने, ये r1 ये r2, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेविएशन नेट डेविएशन आता है, डेविएशन इक्वल टू d1 प्लस d2, यानी कि डेविएशन 1 डेविएशन 2, तो डेविएशन 1 i1 - r1 एंड डेविएशन 2 i2 - r2 एंड इसको आप रीअरेंज करेंगे देन i1 प्लस i2 माइनस r1 प्लस r2 हो जाता है एंड r1 प्लस r2 इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। ये आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। देन i1 प्लस i2 माइनस a हो गया, लेकिन जब मिनिमम डिवीजन कंडीशन आती है देन i1 बराबर i2 हो जाता है, यानी कि i1 बराबर i2 हो जाता है एंड वो i हो जाता है। देन यहाँ से i प्लस i मतलब 2i, देन 2i माइनस ये r1 प्लस r2 क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। देन मिनिमम डिवीजन 2i माइनस a हो गया। यहाँ से आप देखेंगे मिनिमम डिवीजन हमने वैल्यू इन्फ्रेंस निकाला ग्राफ से 30 डिग्री, मिनिमम डिवीजन 30 डिग्री इंटू 2 इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंस। मिनिमम डिवीजन पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 45 डिग्री हमने रख दिया एंड माइनस का एंगल ऑफ प्रिज्म a। यहाँ से एंगल ऑफ प्रिज्म आप रीअरेंज करेंगे 45 टू 90 एंड ये a को इधर ले जाइए, 30 को इधर लाइए, 90 में से 30 कितना 60 आ जाता है। अब वैसे थोड़ा सा हिंदी में बोल देता हूँ क्योंकि हिंदी मीडियम से मैं पढ़ा हूँ तो थोड़ा फ्रीक्वेंट क्या होता है कि हिंदी में रहता है। आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, थोड़ा सा मैं हिंदी ज़्यादा यूज़ करूँगा। और एंगल ऑफ प्रिज्म क्या आ गया यहाँ पे 60 डिग्री आ गया, ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद एक फार्मूला होता है, आपने पता होगा कि डेल्टा मिनिमम इक्वल टू a इंटू म्यू माइनस 1 होता है। हमने उसको लगाया म्यू इक्वल टू 3/2 आया, जो कि यहाँ पे गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि ये फार्मूला थिन प्रिज्म के लिए वैलिड होता है। किसके लिए, थिन प्रिज्म, जहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म लेस देन तो इक्वल टू 10 डिग्री होता है, इसलिए फार्मूला नहीं लगेगा। अप्रोक्सीमेशन वाला फार्मूला है ये। जब हम मेन फार्मूला होता है म्यू इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 अपन a/2 एंड यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि डेल्टा मिनिमम हमें पता है, a भी पता चल गया है। डेल्टा मिनिमम 30 डिग्री है, हमने ग्राफ से निकाल लिया। a हमने कैलकुलेट कर लिया, a भाई यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया। डेल्टा मिनिमम यहाँ से हमने निकाला ग्राफ से, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे भाई, वैल्यू तो पुट कर लीजिए, इतना तो आप कर ले सकते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो। थोड़ा सा ब्रेक करके आप सॉल्व भी कीजिए क्वेश्चन, सिर्फ सॉल्यूशन देखने से बहुत फायदा नहीं होगा। यहाँ से म्यू की वैल्यू क्या आ जाती है, 2/√2 का मतलब √2 होता है एंड अगर नहीं पता तो 2/√2 इंटू इतना, इसको हमें निकालना कि क्या होगा तो आप ऊपर और नीचे की इसने √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। √2 इंटू √2 क्या हो जाता है 2, देन 2 से 2 कैंसिल आ गया, ऊपर क्या बचेगा √2 बचेगा, ठीक है। भाई द वे म्यू की वैल्यू आ गई √2, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ये दोनों तो नहीं हो सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है, दूसरा क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल के लिए आपको पता होना चाहिए sin थीटा सी क्रिटिकल एंगल इक्वल टू म्यू r बाई म्यू डी होता है। म्यू r तो 1 है, एयर है, म्यू डी जो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने √2 निकाला, तो sin थीटा इक्वल 1/√2 यानी कि थीटा क्या होगा, sin थीटा की वैल्यू 1/√2 कब होती है, जब थीटा 45 डिग्री होता है, यानी कि थीटा सी कितना है 45 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द करेक्ट आंसर। मैं चल लेता हूँ 5 का क्या है 3। यार पता नहीं, ऐसे मतलब सॉल्व कर रहा हूँ तो लग रहा है कि बहुत टफ तो नहीं था, लेकिन हमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है और बेसिकली टाइम भी कम बच जाता है। हम फिजिक्स केमिस्ट्री में ज़्यादा बायोलॉजी में ज़्यादा टाइम अगर लगा देते हैं देन टाइम कम बचता है तो डेफिनेटली क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, सोचने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए भाई केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को अच्छा मजबूत करना पड़ेगा और फिजिक्स तब आपको टाइम भी मिल पाएगा एंड आप सोच भी पाएंगे और प्रैक्टिस करके जाना है ताकि सोचना ना पड़े, क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाए कि हाँ क्या फार्मूला कैसे अप्लाई करना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। पूछा है कि इफ द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर इज इन इक्विलिब्रियम में है देन मास ऑफ m1 विल बी इक्वल टू, जो ये m1 मास है किसके इक्वल होगा। तो भाई लोगों बहुत इजी क्वेश्चन था, मतलब कि एक बार टाइम होता ना आप थोड़ा सा उसमें वैल्यू पुट करते तो आंसर आ जाता। सबसे पहले क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पर मास m है तो यहाँ पे आप देखिए नीचे क्या फोर्स लगेगा, mg लगेगा, ऊपर क्या टेंशन t लगेगा एंड इक्विलिब्रियम है यानी कि टेंशन t बराबर mg हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन 1, ओके। अब बात करते हैं फटाक से, जब एक स्ट्रिंग होती है तो टेंशन बराबर होता है यहाँ पे t, यहाँ पे t, यहाँ पे t, यहाँ पे t, सब जगह चाय मिल रही है यानी कि टी मिल रहा है, सब जगह टेंशन t है, ओके। m1 है, m2 है, इसको एक सिस्टम मान लीजिए m1 प्लस m2, नीचे क्या लगेगा m1, नहीं दिख रहा होगा आपको, m1 अब दिख रहा है, m1 प्लस m इंटू g हो जाएगा एंड ऊपर ये टेंशन t, ये यहाँ पे t, यहाँ पे कितना लगेगा 2t, ओके। तो यहाँ से आपको दिखेगा कि t प्लस 2t इक्वल टू m1 प्लस m इंटू जी एंड 3t इक्वल टू m1 प्लस m इंटू जी एंड t इक्वल टू mg हमने अभी इक्वेशन 1 निकाला था एंड t की वैल्यू mg पुट कर दीजिए, g से g कैंसिल एंड 3m इक्वल टू m1 प्लस m यानी कि m1 इज इक्वल टू 3m माइनस m दैट इज द 2m आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, मतलब टफ नहीं है यार पेपर, एक बार आपको पढ़ना है, थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है चीजों को। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो पूछा क्या गया है बेचारे ने पूछा है कि द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट
सर्कुलेटिंग और सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट वेरी क्लोज टू द अर्थ इज वी। ओके, वेरी क्लोज टू द अर्थ का मतलब रेडियस क्या हो गया, आर हो गया। वेरी क्लोज टू द अर्थ है, अर्थ का रेडियस के बराबर हो जाएगा, रेडियस आर हो जाएगा। द वेलोसिटी ऑफ जियो स्टेशन, ये समझने वाली बात है, इसको समझेंगे तभी क्वेश्चन बनेगा। मतलब क्वेश्चन इतना इजी भी नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा बेसिक क्लियर है, अपने एक बार क्वेश्चन सॉल्व किया है तो ईजी है। The velocity of a geostationary satellite orbiting in a circular orbit at an altitude of 3r from Earth's surface will be। तो बोला है कि जो अर्थ के सरफेस के नियर अर्थ सरफेस है उसकी वेलोसिटी v है। देन कोई ऐसा ऑर्बिट सैटेलाइट जो कि 3r अल्टीट्यूड पर है, उसका वेलोसिटी क्या होगा, स्पीड क्या होगा। तो अल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, हाइट होता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर भी है। तो हाइट होती है 3r, तो रेडियस क्या होगी, रेडियस यानी कि सेंटर से डिस्टेंस कितनी होगी, तो रेडियस ऑफ अर्थ प्लस 3r यानी कि हाइट इक्वल टू 4r हो जाएगा। यानी कि r2 वुड बी द 4r, 3r नहीं होगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको गलत हो सकता है। एंड r2 वुड बी द 4r, r1 वुड बी द r। ये दो चीज आपने यहाँ से पता कर ली। तीसरी चीज, जब कोई सैटेलाइट घूम रही होती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो जाएगा, mv स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू gm on m2 बाई r स्क्वायर। एंड m क्या है, जिसके अराउंड घूम रहा है, बेसिकली अर्थ के अराउंड घूम रहा है, एम क्या है, मास ऑफ द अर्थ हो गया। यहाँ से स्मॉल एम कटेगा, एक आर को मारेगा, इसको मारेगा। देन वेलोसिटी क्या होगी, रूट ओवर जी कैपिटल एम बाई आर। यानी कि जो स्पीड है, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट जो होती है, वो मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड ही नहीं करती है। चाहे एक सुई रख दिया आपने ऑर्बिट में सेम रेडियस के डिस्टेंस पे, या फिर आपने एक हाथी को रख दिया, या फिर कोई स्पेस स्टेशन को रख दिया, सब सेम स्पीड से चलेंगे इन सेम डिस्टेंस। अगर सेम ऑर्बिट में आपने रखा है ना, तो एक सुई रख दिया आपने, एक हाथी रख दिया, या फिर एक क्या रख दिया, आप क्या रख सकते हैं यार आप, आपने मान लो एक स्टेशन रख दिया, क्या मतलब कुछ भी रख दिया यार, आप खुद भी जाके वहां पे बैठ गए, और तो वो क्या है, सेम स्पीड से चलेंगे उस ऑर्बिट में। उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट ओवर आर होते हैं। आर मतलब कि रेडियस ऑफ द मतलब कि अर्थ के सेंटर से उस ऑर्बिट की दूरी कितनी है, स्मॉल आर का रूट ओवर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको कैसे पता चलेगा, v इज इक्वल टू 1 बाई रूट आर होगा। इनिशियली आपने देखा था ना, नियर द अर्थ सरफेस रखा है, r1 रूट विद r है, देन v इज इक्वल टू रूट r हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट r। एंड जब v2 रखेंगे देन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये तो गलत हो गया, क्यों, क्योंकि 3r नहीं होता, कितना होता है, 4r होता है भाई। क्वेश्चन का तो यही मेन फंडा था। 4r जैसे रखेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट r, तो v डैश के लिए ऊपर जाएगा रूट 4r, एंड v के लिए नीचे आएगा रूट r। देन r से r कैंसिल, एंड रूट 4 की वैल्यू 2, यानी कि v डैश इज इक्वल टू v बाई 2। ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द करेक्ट आंसर। मतलब क्वेश्चन टफ है क्या, मतलब एक बार बताइए ना कि क्या सच में टफ है, बट टाइम की कमी होती है एंड आप प्रैक्टिस कम करके जाते हैं, देन क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं। हो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। मैं द फॉलोइंग कॉलम्स एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। ए क्या है, कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन, कांस्टेंट पोजीशन, कांस्टेंट स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। ऑप्शन में दिया गया है कि स्पीड में इंक्रीज, स्पीड में डिक्रीज, स्पीड इज जीरो, स्पीड मस्ट इंक्रीज एंड स्पीड मस्ट डिक्रीज। तो भाई बड़ा मतलब कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आपको पढ़ना था बस क्वेश्चन बन जाता है, यूं चुटकियों में बन जाता। बात कर लेते हैं। नंबर 1 बोला है कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि कोई एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्सिस मान लिया, ये नेगेटिव। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में होगी देन स्पीड इंक्रीज होगी, वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में होगी देन स्पीड डिक्रीज होगी। एंड सेम यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, मस्ट हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, यानी कि पी भी जाएगा एंड क्यू भी जाएगा। फिर बी की बात करें, कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन। सेम केस भाई, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में है देन स्पीड इंक्रीज होगी जब वेलोसिटी भी नेगेटिव में हो, स्पीड डिक्रीज होगी जब वेलोसिटी पॉजिटिव में हो जाएगी, यानी कि पी भी जाएगा एंड क्यू भी जाएगा। कांस्टेंट पोजीशन हो गया भाई, कांस्टेंट पोजीशन हो गया मतलब कहीं जा ही नहीं रहा, मूव कर नहीं कर रहा है, टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, देन क्या होगा, स्पीड जीरो होगा, यानी कि आर जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, ऑप्शन प्यारे प्यारे दिए गए हैं, ए पी क्यू बी सी आर। फिर आता है कांस्टेंट स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ क्या होता है, एक्सेलरेशन जानते हैं ना, डीबी बाई डी टी होता है, पता है ना, अच्छी राइटिंग में देता हूँ, डीबी बाई डी टी होता है ना। तो जब वीटी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट एक्सेलरेशन कांस्टेंट तब भी तो क्या होगा भाई, एक्सेलरेशन कांस्टेंट तब भी स्पीड में इंक्रीज में डिक्रीज कुछ भी हो सकता है। देन ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। भाई मेरा क्वेश्चन तो बना ही नहीं था, मैं नहीं बना पाया था समय की कमी के चलते, मतलब पढ़ के लग रहा है यार, मतलब अगर बनाना चाहे तो बहुत ईजी पेपर था, मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत टफ था। एंड अभी तो सारे का सोल्यूशन दे रहा हूँ मैं, मतलब कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। एंड आज मैंने डिसाइड किया कि भाई जल्दी से जल्दी सोल्यूशन देना है। पिछले में थोड़ा सा डिले हो गया था, लेट हो गया था, उसके लिए माफी। लेकिन अब मैं टेस्ट के बाद मैं सोचता हूँ कि पूरा आपको सोल्यूशन बढ़िया से दे दूँ जल्दी से जल्दी, ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना आए। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, व्हिच इज करेक्ट। आइसोबैरिक ग्राफ है, आइसोथर्मल ग्राफ है, एडियाबैटिक ग्राफ है। दिस इज द आइसोबैरिक ग्राफ दिया गया है, एंड प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ दिया गया है। एंड आइसोबैरिक ग्राफ एंड आइसोथर्मल ग्राफ है, दिस द एडियाबैटिक ग्राफ है। पूछा क्या गया है, यू ए ग्रेटर देन यू बी, यू ए ग्रेटर देन यू सी, यू बी एंड यू सी के बारे में पूछा गया है। तो भाई लोग इस क्वेश्चन को देख के ना, तो भाई मुझे एक बार बहुत सा डर लगा, लेकिन बात करते हैं ना, एक बार आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन ईजी हो जाता है। बात करते हैं किसी आइडियल गैस के लिए क्या होता है, इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। क्या बोला तूने, अरे भाई यही कि आइडियल गैस के लिए, कोई भी आइडियल गैस होती है उसके लिए जो इंटरनल एनर्जी यू होती है वो किसी पर भी डिपेंड नहीं करती है, सिर्फ डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, यानी कि फंक्शन होती है किसका, टेम्परेचर का। यू इक्वल टू एनसीबी डेल्टा टी। अब डेल्टा टी पर डिपेंड कर रहा है, हम जानते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, देन यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पीवी हो जाएगा, क्योंकि पीवी बराबर एनआरटी, एंड टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है देन पीवी पे भी डिपेंड करेगा। यहाँ से इतनी बात क्लियर हो गई। फिर बात करते हैं यू इक्वल टू यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पीवी हो गया। वी क्या है, कांस्टेंट है हर केस में, देख लीजिए, मतलब चेंज इन वॉल्यूम कांस्टेंट है। सब भी इनिशियल से वी फाइनल पे जा रहे हैं, सब इनिशियल से फाइनल पे जा रहे हैं, सब भी इनिशियल से वी फाइनल पे जा रहे हैं, वी इनिशियल से वी फाइनल पे जा रहे हैं, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी कि भी को मार दो गोली केहू ना बोली। उसके बाद बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी इंटरनल एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, प्रेशर का हो गया काइंड ऑफ। तो प्रेशर हो गया तो
यूए की बात करें तो पी इनिशियल है, यूए की बात करें पी इनिशियल वी फाइनल हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी इनिशियल वी फाइनल। पी इनिशियल क्या है, कांस्टेंट है क्योंकि आइसोबारिक प्रोसेस है, पहले ही बताया गया क्वेश्चन में। यूबी इज इक्वल टू पी बी, क्या बोलेंगे, पी बी इंटू वी फाइनल, वी फाइनल सेम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पीबी हो गया। एंड यूसी इक्वल टू पीसी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी फाइनल सेम है, वी फाइनल तो पीसी हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से देखें तो वी पी इनिशियल तो कांस्टेंट था, अब पी बी जो हो गया वो डिक्रीज हुआ है, क्यों, क्योंकि पी इनिशियल देखिए ना, पी इनिशियल यहाँ पे था ना, फिर बी आ गया, कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया ना, ग्राफ पे देखिए ना, बी पी बी जो है वो पी इनिशियल से कम है कि नहीं है, कम है ना, तो मान लीजिए ना, जब मान लेंगे देन पी बी कम हो गया, यानी कि पी इनिशियल बड़ा है, पी बी उससे छोटा है। और ध्यान से देखेंगे तो पी सी जो कि पी सी है, पी सी में पीस देंगे क्या हो गया, पीसी भी आपका छोटा हो गया भाई, मेन बात ये है पीसी भी छोटा हो गया, डिक्रीज हो गया, जब पी इनिशियल बड़ा है, पी भी छोटा है, पीसी उससे भी छोटा है, एंड ये सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटरनल एनर्जी के हैं, तो मतलब यू ए बड़ा होगा उससे छोटा यू बी होगा, उससे छोटा यूसी होगा, यानी कि सारे ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आया कि नहीं? कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए भाई लोग, और बताइए, एक दूसरे को एक्सप्लेन कीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, बढ़िया क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। बात करें बोला क्या क्या बेचारे ने बोला है, देयर आर 3 कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r, 2r, 3r हैविंग चार्ज +q, -4q, +6q रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ए। कोई स्फीयर होता है ना, उसके सरफेस पे या उसके बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डिस्टेंस r, या फिर ये r हो या फिर ये r हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कि इस पे चार्ज अगर q है तो k/q बाई r²। क्लियर है? सरफेस पे भी वही होता है, बाहर जाओगे तो भी वही होता है, ठीक है। के की वैल्यू आपको पता होती है, आप समझदार लोग हैं कि 1/4πε0, सही है। उसके बाद यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है, बहुत अच्छी बात है। बात करते हैं सबसे बाहर वाले स्फीयर पे चार्ज +q है, देन 6k इंटू 6q बेसिकली, k इंटू 6q यानी कि 6k अपॉन रेडियस कितना है 3r है, ध्यान से देखिए 3r है, r² यानी कि 3r का होल स्क्वायर यानी कि 3 3 9 भाई 9r² हो जाता है। उसी तरह जब दूसरे स्फीयर पे जाएंगे तो -4q चार्ज है, तो -4q रेडियस कितना है, रेडियस से मतलब नहीं, आपको सेंटर से एकदम बाहर जाना है, तो बाहर की डिस्टेंस ए पॉइंट का डिस्टेंस तो 3r ही है ना, तो 3r का स्क्वायर यानी कि 9r²। अंदर वाले स्फीयर पे चार्ज क्यों है, देन k/q बाई 9r², क्योंकि डिस्टेंस तो आपको बाहर ही निकल के देखनी है, बाहर ही पॉइंट है ए। फिर क्या हो जाता है यहाँ से 6 एक साथ हो जाएगा, 7 में से 4 जाएगा 3, यानी कि 3k/q बाई 9r², 3 3 9 होता है, कुछ हिंदी पता होगा आपको, 3 3 9 1/3 k/q बाई r², k की वैल्यू 1/4πε0, यानी कि नीचे 4πε0 आएगा, यानी कि 4 3 12, यानी कि q/4 12 4 3 12 πε0, q/12πε0 कैपिटल R का स्क्वायर हो जाएगा, एंड दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, कुत्ते। अच्छा, कुत्ते की बात आ गई यहाँ पे। अ डॉग वेइंग 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम का कुत्ता है, स्टैंडिंग ऑन अ फ्लैट बोट सो दैट डॉग इज 10 मीटर फ्रॉम द शोर। एक फ्लैट बोट पे 5 किलोग्राम का कुत्ता क्या है, खड़ा हुआ है। द डॉग वॉक्स 4 मीटर ऑन द बोट टुवर्ड द शोर एंड देन हाल्ट्स। द बोट वेज 20 किलोग्राम एंड द वन कैन अज्यूम दैट देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन इट एंड विथ द वाटर। हाउ फार इज द डॉग फ्रॉम द शोर एट द एंड ऑफ द टाइम। भाई इसमें इंग्लिश कुछ ज़्यादा ही दी गई है, इंग्लिश आपको ना समझ में आए ना तो हिंदी भी पढ़ लिया करो, इसीलिए हिंदी मीडियम का पेपर चूज किया करो ताकि हिंदी भी मिले इंग्लिश भी मिले, कभी ना समझ में आए तो हिंदी पढ़ लिया करो, ठीक है। शोर का मतलब क्या हो गया, किनारा हो गया, तट हो गया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए ना, कोई बोट हो, बोट और रिवर के बीच में कोई फ्रिक्शन ना हो, और उसके बाद क्या हो कि उस पर कोई कुत्ता चल रहा हो या आप चल रहे हो, मान लीजिए आप तो कुत्ते नहीं है लेकिन मान लो कोई कुत्ता चल रहा है फिर आप चल रहे हैं, तो बेसिकली क्या होता है कि फार्मूला जो यूज होता है डेल्टा एक्स इक्वल टू m इंटू डी अपन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, जहाँ पे डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स ये बात है कि बोट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, नेट डिस्प्लेसमेंट जो है बोट का कितना हुआ जब उस पर कोई कुत्ता चलेगा या कोई आदमी चलेगा जो कुत्ते के समान हो, या फिर कोई आदमी हो जो आदमी के समान हो। भाई जब वो चलेगा देन बोट पीछे जाएगी, जब वो आगे जाएगा तो बोट पीछे जाएगी, क्योंकि एफ एक्सटर्नल, जब एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है देन सेंटर ऑफ मास जो है वो डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास, यानी कि सेंटर ऑफ मास के पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता है, इसलिए जब आदमी आगे जाएगा तो बोट पीछे जाएगी। बोट कितना पीछे जाएगी, वो स्मॉल m यानी कि मास ऑफ द मैन या फिर कुत्ता जो चल रहा है इनटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन द बोट बाय द मैन या फिर कुत्ता, अपॉन कैपिटल M क्या है, मास ऑफ बोट, स्मॉल m मास ऑफ कुत्ता या फिर मैन। यहाँ से सॉल्व कर देंगे, स्मॉल m की वैल्यू 5 किलोग्राम है, डी 4 मीटर चलता है, कैपिटल M 5 नहीं है, कैपिटल M 20 है एंड स्मॉल m 5 है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाता है आंसर 0.8 मीटर आ जाता है, यानी कि बोट जो है 0.8 मीटर पीछे जाएगी एंड मैन 4 मीटर, कुत्ता जो है कुत्ता 4 मीटर आगे जाता है, बोट 0.8 मीटर पीछे जाती है, यानी कि नेट कुत्ता कितना आगे जाएगा, 4 माइनस 0.8 इज इक्वल टू 3.2, ठीक है। अब पूछा है कि पहले वो किसी पॉइंट से 10 मीटर दूर था, यानी कि तट से 10 मीटर दूरी था, अब इधर वो 3.2 मीटर चला आया, तो यानी कि 10 माइनस 3.2 क्या, 10 माइनस 3.2 बराबर क्या होगा 6.8 मीटर। आंसर नंबर 4 करेक्ट होगा। ये ट्रिक वाला फार्मूला है, डेल्टा एक्स इक्वल टू स्मॉल m इंटू डी अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ये नहीं अगर आपको चाहिए देन आप पूरा फुल फार्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे कि फुल फार्मूला की बात करूँ तो क्या है भाई, लोगों को छुपा लेता हूँ नहीं तो कहीं कॉपीराइट आ गया तो भाई पूरी वीडियो की मेहनत खराब हो जाएगी। बात कर लेते हैं, जब f एक्सटर्नल 0 होता है, जब f एक्सटर्नल 0 होता है तो डेल्टा एक्स इक्वल टू चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 अपॉन m1 प्लस m2 होता है, जो कि 0 हो जाता है जब f एक्सटर्नल 0 होता है। जहाँ पे डेल्टा x1 क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कुत्ता या फिर आदमी जो कि बोट पर चढ़ा हुआ है, एंड डेल्टा x2 डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोट। एंड डायरेक्शन आप ध्यान से देखिएगा कि अगर इसकी इधर पॉजिटिव माना है तो इधर जब जाएगा तब वो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और
डेल्टा एक्स वन यहाँ पे निकालें तो 4, जब डेल्टा एक्स वन यानी कि नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन या फिर कुत्ता ऑन द बोट, तो जब 4 मीटर मैन आगे जाता है, कुत्ता आगे जाता है बोट पे, तो यक्स हमने मान लिया यक्स मीटर को बोट पीछे जाता है, जो कि -x होगा। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 4 एंड प्लस -x यानी कि 4 -x, यानी कि डेल्टा x1 की वैल्यू आ गई 4 -x। वैल्यू पुट कर दीजिए डेल्टा x1 की। डेल्टा x2 की वैल्यू -x है क्योंकि बोट पीछे जा रहा है, उसको निगेटिव में लेना पड़ेगा। यहाँ से x की वैल्यू 0.8 मीटर आ जाती है, यानी कि जो बोट है वो 0.8 मीटर जो है डिस्प्लेस होती है पीछे की तरफ, यानी कि नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कुत्ता क्या होगा 4 माइनस का 0.8 करेंगे क्या आएगा 3.2 आएगा। अब दूरी कितनी होगी, पहले 10 मीटर जहाँ से दूरी थी, अब 10 मीटर से और आगे आ गया वो किसकी तरफ, तट की तरफ, तो क्या होगा 10 - 3.2 बराबर 6.8 मीटर आंसर आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोला गया है, अ स्क्रू गेज हैज सम जीरो एरर बट इट्स वैल्यू इज अननोन। एक स्क्रू गेज है जिसमें कुछ जीरो एरर तो है लेकिन उसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, ठीक है। देयर आर 2 आइडेंटिकल थिन सीट, वहाँ पे 2 आइडेंटिकल थिन सीट रखी गई हैं। व्हेन द फर्स्ट सीट इज प्लेस्ड फॉर थिकनेस मेजरमेंट द रीडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज शोन इन फिगर 1। जब पहली सीट का थिकनेस हम मेजर करते हैं तो रीडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट कुछ इतना दिखाता है, मतलब कि इधर 2 सेंटीमीटर आगे चला है एंड इधर कितना डिवीजन है, ये 10 के बाद 11 एंड ये 12 नंबर डिवीजन पे आके मिलता है, ठीक है। और आपको दिख नहीं रहा होगा, ये 2 सेंटीमीटर इधर चला है, उसके बाद ये 12 डिवीजन पे जाके मिला हुआ है। फिर when both seats placed together for measurement, जब हमने सीट 1 को रखा तब ये डायग्राम था, जब हमने दोनों सीट को एक साथ रख दिया मेजरमेंट के लिए with their faces in contact then the reading is as shown in the figure 2, तब ये फिगर 2 वाली रीडिंग आती है। The zero error in the instrument में जीरो एरर कितना रहा होगा, assume 1 full rotation of screw gauge is equivalent to 1 millimeter and circular scale division 100 डिवीजन। मतलब 1 full scale डिवीजन, जब 1 full रोटेशन करते हैं देन लीनियर स्केल 1 मिलीमीटर से मूव करती है, यानी कि ये मिलीमीटर में दिया गया है, 1 मिलीमीटर से मूव करती है एंड 100 डिवीजन इसमें दिया गया है, यानी कि लीस्ट काउंट होता है क्या, पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। पिच क्या होता है, पिच होता है कि एक सर्कुलर स्केल डिवीजन आप पूरा करते हैं देन मेन स्केल पे कितना डिवीजन रीडिंग आती है उसी को पिच कहा जाता है। यहाँ पे बोला है कि जब एक सर्कुलर स्केल पूरा करते हैं देन वो 1 मिलीमीटर शो करता है, यानी कि पिच 1 मिलीमीटर है एंड नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन 100 है, यानी कि यहाँ से लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं पिच अपॉन सर्कुलर स्केल डिवीजन का कितना होता है। तो यहाँ से पिच कितना दिया गया है, पिच हमें दिया गया है 1 मिलीमीटर अपॉन 100, यानी कि 0.01 मिलीमीटर क्या है इस स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट है, ठीक है। पूछा हमसे क्या गया, हमसे जीरो एरर पूछा गया है, तो बढ़िया क्वेश्चन है ये। लीस्ट काउंट यहाँ से आपने निकाल लिया, फार्मूला को ये याद होना चाहिए, पिच अपॉन सर्कुलर स्केल डिवीजन होता है, लीस्ट काउंट निकल गया ना 0.01 मीटर। दूसरी जो चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली थी कि यहाँ पे 2 थिन आइडेंटिकल सीट्स लिए गए हैं। क्या लिए गए हैं, 2 थिन आइडेंटिकल सीट, यानी कि जब हमने एक सीट को लगाया था कुछ रीडिंग आई थी R1, ठीक है। अब जब हमने दोनों को एक साथ लगाया तो रीडिंग R2, देन डेफिनेटली जब 2 थिन आइडेंटिकल सीट्स हैं देन R2 वुड बी द 2 टाइम्स ऑफ R1। क्या ये बात सही है, ये इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब रीडिंग की बात आ गई, रीडिंग क्या होती है अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूँ। रीडिंग जब लेते हैं हम तो रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग कितना आ रही है प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर, ओके। एंड अगर वर्नियर कैलिपर्स लेते हैं तो सर्कुलर स्केल की जगह वर्नियर स्केल रीडिंग आ जाती है, बस और कुछ अंतर नहीं होता। तो यहाँ पे रीडिंग लेते हैं, R2 की बात कर लेते हैं पहले हम। तो R2 का डायग्राम ये है, मेन स्केल रीडिंग क्या है 4 एंड द सर्कुलर स्केल रीडिंग है 10, यानी कि R2 विद मेन स्केल रीडिंग 4 सर्कुलर स्केल रीडिंग 10 इंटू लीस्ट काउंट 0.01 माइनस का जीरो एरर, ओके। एंड जब सर्कुलर स्केल रीडिंग लेंगे 2 टाइम्स ऑफ R1, यानी कि 2 इंटू R1, ओके। R1 क्या है, मेन स्केल रीडिंग 2 सर्कुलर स्केल रीडिंग 12 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट 0.01 माइनस जीरो एरर। यहाँ तक क्लियर है। जब इसको सॉल्व करेंगे, प्यार से सॉल्व करिए बैठ के, थोड़ा आप भी दिमाग लगाइए, सिर्फ सॉल्यूशन देखने से कुछ नहीं होगा। जीरो एरर आता है 0.14 पॉजिटिव में आता है देन पॉजिटिव जीरो एरर है। एक बार आप देखेंगे क्वेश्चन को तो भाई भौकाल बना रहा है, क्वेश्चन इतना बड़ा है कि समझ में डर लग जाता है, आप बच्चे टच नहीं करते, बाकी क्वेश्चन बड़ा ईजी है। और फैक्ट की बात बताऊं तो भाई मैंने भी टच नहीं किया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। इन अ सिंपल माइक्रोस्कोप इमेज इज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। सिंपल माइक्रोस्कोप है पहली बात। दूसरी बात, इमेज कहाँ बन रहा है 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस। तीसरी चीज, ये तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड आउट इज मैग्नीफाइंग पावर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। तो यहाँ पे जो दिया गया कि रेजोनेंस ट्यूब लेंथ जिसकी है 1 मीटर, इफ स्पीड ऑफ साउंड एट रूम टेम्परेचर इज 340 मीटर पर सेकंड, देन नेग्लेक्टिंग द एंड कंडक्शन द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क सो दैट एटलीस्ट 3 रेजोनेंस कैन अकर इन इट। 3 रेजोनेंस कराना है। सबसे पहले बता दूं, जो रेजोनेंस ट्यूब होता है वो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की तरह बिहेव करता है, एक तरफ से बंद होता है इसलिए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप होता है। एंड वहाँ पे ऑड हार्मोनिक्स चलते हैं। ऑड हार्मोनिक्स का मतलब V/4L, फिर 3/4L, फिर 5V/4L, मतलब कि 1, 3, 5, 7 इस टाइप से चलता है, ऑड नंबर में चलता है। उसके बाद बताऊं, क्लोज ऑर्गन पाइप है जो पहला रेजोनेंस आता है, लेंथ कितना होता है L/4 पर λ/4। जब पहला रेजोनेंस होता है तब वहाँ की लेंथ क्या होती है, L = λ/4। सेकंड रेजोनेंस आता है देन L2 = 3 λ/4 एंड L3 = 5 λ/4 हो जाता है। यहाँ पे थर्ड रेजोनेंस मिलता है, लेंथ क्या होती है L3, थर्ड रेजोनेंस यहाँ पे मिल रहा है। यानी कि अगर L3 जितना है अपना 5 λ/4, तो अगर थर्ड रेजोनेंस लेना है, 3 रेजोनेंस चाहिए, तो मैक्सिमम जो पाइप ऑर्गन की लेंथ होगी, रेजोनेंस ट्यूब की जो लेंथ होगी मिनिमम, वो L3 के बराबर तो होनी चाहिए। उससे बड़ी होगी तो उससे भी ज़्यादा इसमें रेजोनेंस हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम क्या होना चाहिए, L3 के बराबर होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए, फॉर एटलीस्ट 3 रेजोनेंस। अगर 3 रेजोनेंस कराना है तो L3 की जो लेंथ है वो जो है
छोटी होनी चाहिए रेजोनेंस ट्यूब की लेंथ से, या फिर बोले तो रेजोनेंस ट्यूब की लेंथ L3 के बराबर हो या उससे बड़ी हो। एंड L3 हमने देखा 5 लैम्डा बाई 4 होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि पहला जो रेजोनेंस आता है वो L1 इक्वल टू लैम्डा बाई 4 पे आता है, सेकंड 3 लैम्डा बाई 4 पे आता है, थर्ड 5 लैम्डा बाई 4 पे आता है, किसमें, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में। तो यहाँ से L3 की वैल्यू पुट कीजिए 5 लैम्डा बाई 4 लेस देन अथवा इक्वल टू 1। 5 बाई 4 लैम्डा इक्वल टू कैसे याद रखेंगे, v बराबर f लैम्डा होता है, वेलोसिटी इक्वल टू f लैम्डा होता है, यहाँ से लैम्डा इक्वल टू v बाई f हो जाएगा। क्या हो जाएगा, v बाई f हो जाएगा। देन यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, लैम्डा इक्वल टू v बाई f। v आपको दिया है 340 मीटर पर सेकंड, कितना दिया है 340 मीटर पर सेकंड, एंड v की वैल्यू पुट कर दिए 340, ये f ऊपर चला जाएगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है ग्रेटर देन अथवा इक्वल टू 5 बाई 4 इंटू 340। इसको सॉल्व करेंगे तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू अथवा ग्रेटर देन क्या होगी, 425 आएगी। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है, बहुत टफ नहीं है। बात करते हैं कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट टेम्परेचर T1 एक्सपैंड अकॉर्डिंग टू द लॉ P बाई V स्क्वायर इक्वल टू A, जो कि कांस्टेंट है। द वर्क डन बाय द गैस टिल टेम्परेचर ऑफ द गैस बिकम T2। जब यहाँ से आप देखेंगे देन PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट है, दिस इज द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, एंड PV की पावर -2 इक्वल टू कांस्टेंट है, यानी कि गामा की वैल्यू आ जाती है -2। यहाँ तक क्लियर है। PV पावर गामा होता है कांस्टेंट, जो कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए होता है। एंड जब इसको हम रीअरेंज करते हैं देन गामा की -2 आता है, यानी कि गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। वर्क डन इन अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होता है, NR डेल्टा T बाई गामा -1, या फिर बोले तो डेल्टा PV अपन गामा -1। यहाँ पे दो चीजें होती है बेसिकली ध्यान रखने वाली। जब NR T2 - T1 डेल्टा T को आप T2 - T1 लिखते हैं तो नीचे क्या आता है 1 माइनस गामा आता है। जब आप लिखते हैं NR T1 - T2 देन नीचे गामा -1 हो जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। ये फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा अलग अलग यूज करते हैं, बाकी बात एक ही है, थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है, मतलब कि साइन कन्वेंशन है बस। तो यहाँ पे आप ऑप्शन दे रहे हैं T2 - T1, T2 - T1, T2 - T1, T2 - T1, हर जगह T2 - T1 यूज हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। NR डेल्टा T में T2 - T1 अपॉन 1 माइनस गामा। वैल्यू पुट कर दीजिए, गामा की वैल्यू -2 पुट कर दीजिए, तो यह नीचे हो जाएगा 3, एंड n की वैल्यू 1 है, देन 1/3 आर T2 - T1। ऑप्शन 2 वुड बी द करेक्ट आंसर। मुझे लगता है जिन्होंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा होगा उसको भी समझ में आ गया होगा कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है, एंड उसी का ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। अ मेटल ब्लॉक ऑफ मास 100 ग्राम एट 120 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इनटू अ मिक्सचर ऑफ 80 ग्राम ice and 100 ग्राम water inside a calorimeter of water equivalent 20 ग्राम। The amount of ice that melt when equilibrium is reached। हमें दिया गया कि स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल जो है 0.1 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस पर ग्राम है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वुड बी द 80 कैलोरी पर ग्राम है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ चीजें आपको ऑब्जर्व करनी होगी। सबसे पहली चीज की ये लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री पर बेस्ड है। लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री कहता है हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। ओके, हीट लॉस कौन कर रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो एक हम मेटल का ब्लॉक डाल रहे हैं 120 डिग्री सेल्सियस पर है वो हीट लॉस करेगा, ठीक है। हीट गेन कौन करेगा, वो बर्फ, वो आइस जो कि पिघलेगी हीट गेन करेगी, या फिर वो आइस जो पिघल के पानी बन गई, या फिर वो पानी जो पहले से बचा हुआ है वो अपना टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, उसमें हीट गेन करेगा। लेकिन वेट अ मिनट, इस क्वेश्चन को ध्यान से अगर सॉल्व करें तो इसमें एक चीज दी गई है कि कितना आइस मेल्ट होगा, वही हमसे पूछा गया है। ऑप्शन ध्यान से देखेंगे तो 8 ग्राम, 11 ग्राम, 15 ग्राम, 21 ग्राम ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि इतना आइस मेल्ट हुआ है। यानी कि जो और भी आइस बची हुई होंगी वो आइस ही होगी, वो मेल्ट नहीं हुई होगी। ओके, दिया कितना गया था, दिया गया था हमको 80 ग्राम ऑफ आइस, कितना 80 ग्राम आइस दिया गया था। मेल्ट हुआ होगा या तो इतना हुआ होगा, इतना इतना इतना, यानी कि इतना ही मेल्ट हो सकता है, कोई भी ऑप्शन सही होगा। तो मतलब कि 80 ग्राम मेल्ट नहीं होगा, यानी कि पूरी आइस मेल्ट नहीं होगी, मतलब कि कुछ आइस अभी उस डिब्बे में रहेगी, कंटेनर में रहेगी, मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। जो पानी उसमें पहले से भी है, जो आइस मेल्ट होगी पानी बनेगी, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। जब तक आइस प्रेजेंट है तब तक 0 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे गिवन नहीं है, तो टेम्परेचर हम 0 डिग्री सेल्सियस अज्यूम कर लेंगे। तो बात करते हैं कि हीट लॉस कौन कर रहा है, गेन कौन कर रहा है। यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है। हीट लॉस की बात करें, एमएस डेल्टा टी मेटल लॉस कर रहा है। एमएस डेल्टा टी तब लगता है जब टेम्परेचर चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। एमएस डेल्टा टी मास 100 ग्राम दिया गया मेटल का, स्पेसिफिक हीट 0.1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस दिया गया है। डेल्टा टी 120 से 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, क्योंकि हमने डिस्कस कर लिया कि फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। देन क्या होगा यहाँ पर कि सॉल्व करेंगे तो 1200 कैलोरी आएगा। अब हीट गेन कौन करेगा, हीट गेन जो आइस मेल्ट होगी Q इक्वल टू ml, क्योंकि जब मेल्टिंग होती है, जब फेज चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता तो ml लगेगा। उसके बाद मानते हैं अगर और हीट होती तो टेम्परेचर भी चेंज होता तो एमएस डेल्टा टी भी लगता, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, मैंने डिस्कस कर दिया है, इसलिए एमएस डेल्टा टी 0 हो जाएगा, टेम्परेचर 0 से 0 डिग्री सेल्सियस ही रह जाएगा। देन ml यूज करेंगे, एंड मास वही m कितना मेल्ट हो रहा है तो हमें फाइंड आउट करना है, इंटू 80 क्या है, 80 क्या है, दिस इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर आइस। देन ये हीट गेन हीट लॉस के बराबर हो गया। हीट गेन कितना आया था, हीट गेन आया था हमारा 1200 कैलोरी इज इक्वल टू 80, हम सॉल्व करेंगे 15 ग्राम आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इजी क्वेश्चन है। दिया गया है ब्लॉक इज पुश्ड बाय फोर्स ऑफ 40 न्यूटन एज शोन इन द डायग्राम, देन वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स। तो यहाँ पे आपको सिंपल इक्वेशन लगानी है, क्या लगानी है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एंड इसमें दो फोर्स लग रहे हैं इस मास पे, एक तो फोर्स F लग रहा है, दूसरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है। एंड वर्क डन बाय फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m डेल्टा V स्क्वायर, यानी कि V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। एंड इसके यहाँ से यहाँ कट जाएगा, क्या बचेगा बराबर 144। देन वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू 144 माइनस वर्क डन बाय फोर्स F दैट इज 40 न्यूटन।
वर्क डन बाय फोर्स एफ क्या होता है, एफ डॉट डी होता है, मतलब कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि 40 गुणे 5 से 5 20 200 जूल। 144 माइनस 200 क्या आ जाएगा, माइनस का 56 जूल। ऑप्शन नंबर 4 वुड करेक्ट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर एक बार ध्यान से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन समय नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 भाई पेटेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अ सर्टेन मेटालिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर फोटोइलेक्ट्रिक करंट फॉर दिस लाइट इज 3 V0। स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है 3 V0। If the same surface is illuminated with light of wavelength 2 lambda, then stopping potential is V0, the threshold wavelength for the surface of photoelectric effect। तो stopping potential हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, Q डेल्टा V, एंड यही जो डेल्टा V होता है यही क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, अपना फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन लगाते हैं। जानते हैं आप जो E होता है h न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी निकालता है। जो एनर्जी फोटोन की आती है वो पहले तो थ्रेशोल्ड एनर्जी में जाती है, अगर बचेगी तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। तो इनिशियली हम लैम्डा दे रहे हैं वेवलेंथ, ठीक है, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस 3 काइनेटिक एनर्जी क्यू डेल्टा वी होता है। डेल्टा वी इनिशियली क्या है 3 V0 है, तो यानी कि डेल्टा वी एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी क्यू डेल्टा वी, तो ये चार्ज इलेक्ट्रॉन का क्यू मान लेते हैं, डेल्टा वी क्या है 3 V है, 3 V0 है। ठीक है, फिर दूसरा इक्वेशन लगाते हैं, एच सी बाई, इस बार हम क्या दे रहे हैं, वेवलेंथ 2 लैम्डा दे रहे हैं। ठीक है, एच सी बाई 2 लैम्डा इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, तो सेम रहेगा, प्लस अब इस बार स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है V0 है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्यू डेल्टा वी होता है, तो क्यू डेल्टा वी की वैल्यू V0 है इस बार। इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम सब्सट्रैक्ट कर दें, 1 माइनस 2 कर दें, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो एच सी बाई लेमडा माइनस एच सी बाई 2 लेमडा क्या आएगा, एच सी बाई 2 लेमडा इज इक्वल टू एच न्यू नॉट में से एच न्यू नॉट तो कैंसिल हो जाएगा, एंड क्या बचेगा 0, एंड 3 क्यू V0 माइनस क्यू V0 क्या बचेगा 2 क्यू V0, क्या बचा यहाँ पे 2 क्यू V0, ये V0 है स्टॉपिंग पोटेंशियल V0। ठीक है, तो यहाँ से अब हम सॉल्व करते हैं आगे, यहाँ से हम एक वैल्यू निकाल लेते हैं क्यू V0 की वैल्यू। क्यू V0 की वैल्यू क्या होगी, एच सी बाई 4 लेमडा हो जाएगी, 2 यहाँ नीचे जाएगा, यानी कि क्यू V0 की वैल्यू क्या होगी, एच सी बाई 4 लेमडा होगी। ठीक, ये बहुत कम आएगा। अब इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, ये क्यू ये V0 यहाँ पुट करेंगे, क्यू V0 की वैल्यू एच सी बाई 4 लेमडा, तो यहाँ 3 पहले से है, क्या बनेगा यहाँ पर कुछ इस तरह से बनेगा कि एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस 3/4 एच सी बाई लेमडा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में जो क्यू V0 की वैल्यू पुट करेंगे, ये क्यू V0 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो क्या होगा आपका ये इक्वेशन बनेगा, एच सी बाई लेमडा इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस 3/4 एच सी बाई लेमडा। तो यहाँ से एच न्यू नॉट की वैल्यू निकाल लीजिए, एच न्यू नॉट इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा माइनस 3/4 एच सी बाई लेमडा, तो क्या होगा बेसिकली 1 माइनस 3/4 क्या आएगा 1/4 एच सी बाई लेमडा। न्यू नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, न्यू नॉट को सी बाई लेमडा लिख सकते हैं, सी बाई लेमडा नॉट लिख सकते हैं, क्योंकि न्यू इज इक्वल टू क्या होता है सी बाई लेमडा होता है। ठीक है, तो न्यू नॉट को सी बाई लेमडा नॉट लिख सकते हैं, एच से एच कैंसिल हो जाएगा एंड सी से सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से लेमडा नॉट की जो वैल्यू आएगी, ये लेमडा नॉट की जो वैल्यू आएगी, लेमडा नॉट इज इक्वल टू 4 टाइम्स लेमडा आएगा, क्या आएगा 4 टाइम्स लेमडा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से सॉल्व होगा, एंड अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कि इतना जल्दी भी नहीं सॉल्व होता है, थोड़ा सा इक्वेशन को सॉल्व करनी पड़ती है, बाकी नॉर्मली क्वेश्चन है, अगर करें एक दो बार आपने प्रैक्टिस की है तो बन जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि अ चार्ज प्लस क्यू मूविंग विद वेलोसिटी v इक्वल टू V0 I कैप इंटर्स द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 4 × 10⁻³ J कैप न्यूटन पर कूलम, एंड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 0.1 K कैप टेस्ला। एज इट मूव्स इन द टू फील्ड इट डिफ्लेक्ट्स अलोंग नेगेटिव y एक्सिस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी पॉसिबल वैल्यू ऑफ V0 की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दो फोर्सेस के बारे में बताना चाहिए। जब मैग्नेटिक फील्ड में कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल होता है, उस पर जो फोर्स लगता है Q × V क्रॉस B होता है। Q क्या है, चार्ज पार्टिकल का चार्ज है, V वेलोसिटी कितने से जा रहा है, एंड B मैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स लगता है बराबर QE लगता है। ठीक है, तो अगर पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वो ऊपर की तरफ डेविएट होगा। अगर सिर्फ J कैप में यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो ऊपर की तरफ डेविएट होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, प्लस Q चार्ज है। लेकिन ये J कैप यानी कि Y एक्सिस है, लेकिन डेविएट कहाँ हो रहा है, डेविएट हो रहा है नेगेटिव Y एक्सिस की तरफ, मतलब कुछ इस तरफ जाकर डेविएट हो रहा है। अब चूंकि यहाँ पे दिया गया कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड प्लस K के डायरेक्शन में, यानी कि ऐसे ये सीधा मतलब कि आप बोल सकते हो कि यहाँ से ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ से ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। जब आप यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो पता चलेगा कि जो चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है, चार्ज पार्टिकल I कैप में जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड K कैप में है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है वो माइनस J कैप में लगता है, यानी कि नेगेटिव Y डायरेक्शन में। अब चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो फील्ड लग रहा है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, एंड मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ आ रहा है माइनस Y डायरेक्शन में, और चूंकि माइनस Y डायरेक्शन में ही पार्टिकल डिविएट हो रहा है, मतलब कि जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो ज़्यादा होना चाहिए, डेफिनेटली ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि Q V क्रॉस B ग्रेटर देन QE। यहाँ से वेलोसिटी निकल के आती है, Q से Q कैंसिल, वेलोसिटी निकल के आती है E/B, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 4 × 10⁻³ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.1, देन वेलोसिटी कम्स आउट टू ग्रेटर देन 4 × 10⁴ ग्रेटर देन है, ध्यान देना। यहाँ तो इक्वल टू 4 × 10⁴ मीटर पर सेकंड दिया है, जो कि गलत है। ग्रेटर देन 4 × 10⁴ का मतलब 5 × 10⁴ होगा, ऑप्शन में सिर्फ यही है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें भाई, उससे पहले बता दूं बहुत मेहनत लग रही है सोल्यूशन बनाने में और जल्दी से जल्दी आज अपलोड करने का मैंने टारगेट लिया है। तो अभी ये पार्ट 1 अपलोड कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 23 तक, और वीडियो को सेव कर लेना। इसके जस्ट ही बाद मैं जल्दी से जल्दी पार्ट 2 भी अपलोड कर दूंगा एंड केमिस्ट्री बायोलॉजी भी अपलोड कर दूंगा। और तो चैनल को फॉलो कर लीजिए ऐसे ही डिस्कशन के लिए। बात करते हैं क्वेश्चन देखने में, तो भाई मैं नहीं सॉल्व कर पाया था, मेरे पास बहुत कम समय बचा हुआ था फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि बायोलॉजी में मेरा बहुत समय लग गया। और 1 घंटे 20 मिनट भाई, मतलब 1 घंटे 20 मिनट यार, पता नहीं कैसे अगर इतना टाइम बायो में लगाओगे देन सोल्यूशन फिजिक्स का तो रह ही जाएगा। बात करते हैं इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ मास m टू कीप द डिस्क हॉरिजॉन्टल। डिस्क जैसा है ऐसा ही रहना चाहिए, यानी कि इक्विलिब्रियम शिप मेंटेन होना चाहिए। तो नीचे देख रहे हैं फोर्स mg लग रहा है, ऊपर टेंशन t, टेंशन बराबर mg होगा क्योंकि इक्विलिब्रियम है। एक रोप में टेंशन सेम होता है तो ऊपर टेंशन t लगेगा। ये पूरा जो डिस्क है, इसका ये डिस्क है भाई, रिंग नहीं है, पूरा डिस्क है। एंड यहाँ पर थोड़ा सा हिंज है, यहाँ से घूम सकता है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ओ हो गया। तो जो फोर्स लगता है वो सेंटर ऑफ मास पे लगता है, देन कैपिटल M इंटू जी नीचे लगेगा कैपिटल एम जी, एंड ऐसे ही रहना चाहिए, यानी कि यहाँ पे कोई रोटेशन नहीं होगा। देन टॉर्क अराउंड ओ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि जो नीचे कैपिटल एम जी इंटू आर प्लस ये जो टेंशन लग रहा है उसमें बेसिकली टेंशन इंटू ये डिस्टेंस 2r, तो यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा गया है, टेंशन इंटू 2r रहेगा, पावर नहीं है, इंटू 2r है। तो यहाँ से टेंशन इंटू 2r बेसिकली इक्वल टू mgr, 2r टेंशन की वैल्यू mg है, इक्वल टू कैपिटल एम जी आर, स्मॉल एम की वैल्यू क्या आ जाएगी कैपिटल M/2, क्योंकि जी से जी कैंसिल, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। इसको एक बार देखने पे तो समझ में नहीं आता है, बाकी क्वेश्चन नॉर्मल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर्कुलर प्लेटफॉर्म ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 100 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। सर्कुलर प्लेटफॉर्म का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 100 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है, विद बॉय ऑफ मास 20 किलोग्राम स्टैंडिंग एट द सेंटर, यानी कि जब बॉय सेंटर पे है देन सेंटर से यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, r इक्वल टू 0। कंप्लीट 1 रोटेशन इन 10 सेकंड। इफ ही वॉक्स, यानी कि टाइम पीरियड 1 क्या है, 10 सेकंड है। इफ ही वॉक्स 2 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी कि r2 बराबर 2 मीटर हो जाता है, अलॉन्ग विथ रेडियस, अलॉन्ग रेडियस, देन 1 रोटेशन विल बी कंप्लीटेड इन, एक रोटेशन कितने में कंप्लीटेड होगा। इस क्वेश्चन करने के लिए आपको कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाना होगा, क्योंकि बाहर से ना तो कोई फोर्स लग रहा है ना कुछ हो रहा है, अंदर ही सब कुछ वेरी कर रहा है। देन एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, देन इनिशियल एल बराबर आई ओमेगा होता है, देन L1 बराबर L2 होगा, यानी कि I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2 होगा। मैं आपको पीछे ले चलता हूँ जहाँ पे मैंने सोल्यूशन किया है। तो ये L1 की वैल्यू I1 ओमेगा 1, I1 डेफिनेटली 100 जो कि डिस्क का है, एंड 20 mr स्क्वायर, मास क्या है बॉय का 20 इंटू r की वैल्यू 0 क्योंकि सेंटर पर ही, यानी कि ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये 100 बचेगा। ओमेगा 1 की अगर वैल्यू निकालें देन ओमेगा इक्वल टू 2π/t होता है, 2π/t1, t1 10 था तो n 2π/10 यानी कि π/5 हो जाएगा रेडियन पर सेकंड। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ से 100π/5 एंड यहाँ पे जो I2 ओमेगा 2 होगा, I2 तो ये डिस्क का 100 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर ये तो हो गया, इंटू mr स्क्वायर किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये 100 इंटू mr स्क्वायर, मास बॉय का कितना है 20 और डिस्टेंस कितना है एक्सिस ऑफ रोटेशन से 2 मीटर का स्क्वायर कर देंगे, 4 हो जाएगा, यानी कि 20 चौक 80 प्लस 100 180 ओमेगा 2 इजिकल टू 100π/5। तो यहाँ से ओमेगा 2 की जो वैल्यू निकल के आती है π/9 निकल के आती है। जब आप सॉल्व करेंगे तो ओमेगा 2 की वैल्यू π/9 निकल के आएगी। मैं ही बता देता हूँ, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, एंड इधर 18×5 हो जाएगा, नीचे आओगे 0 से 1 0 और कैंसिल होगा, यानी कि π/9 होगा। एंड ओमेगा 2 की वैल्यू क्या होती है, 2π, ओमेगा इक्वल टू 2π/t होता है, ओमेगा 2 है तो 2π/t2 हो जाएगा, इजिकल टू π/9, पाई से पाई कैंसिल, t2 इजिकल टू 18 सेकंड हो जाएगा, यानी कि सेकंड टाइम जो टाइम पीरियड लगेगा जो रोटेशन करने का कंप्लीट करने का टाइम लगेगा 18 सेकंड लगेगा। मुझे लगता है ये क्वेश्चन क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। यूनिफॉर्म मीटर स्केल वेइंग 3 न्यूटन इज टू बी बैलेंस और ऑन नाइफ एड्स प्लेस्ड। भाई ऐसे क्वेश्चन करने के लिए ना बेसिकली आपको बैलेंसिंग के लिए यहाँ से कोई रोटेशन नहीं होता है, तो टार्क इधर का जो टार्क लगता है एंड इधर का जो टार्क लगता है इक्वल हो जाता है, यानी कि इधर जो फोर्स लग रहा है 7 न्यूटन, एफ आर कितना है 10 से 40 जा रहा है, यानी कि 30, यहाँ से देख लेते हैं 10 से 40 है, यानी कि 30 है डिस्टेंस, यानी कि 7 × 30 एफ आर 7 × 30 इज इक्वल टू 100 इंटू ये 60 हो गया, 100 में से 40 जाएगा, कितना आएगा 60 डिस्टेंस है, यहाँ से 60 मीटर है या फिर जो भी 60 सेंटीमीटर है इंटू डब्ल्यू, यानी कि 60 डब्ल्यू प्लस जो ये रॉड है ये 3 न्यूटन का है, तो इसका जो फोर्स लगेगा वो सेंटर ऑफ मास पे लगेगा ना, तो 100 सेंटीमीटर का है तो 50 पे लगेगा, यानी 40 से डिस्टेंस कितना होगा 10 का होगा, यहीं पे तो रोटेशन हो सकता है, यहाँ से डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर का है तो 3 × 10 हो जाएगा ये, एंड जब इसको सॉल्व करेंगे आप इजीली वेट क्या आ जाएगा 3 न्यूटन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 23, मैं इस क्वेश्चन में जानना चाहता हूँ कि क्या आपका ये क्वेश्चन गलत हुआ था या फिर आपने सॉल्व करने में बहुत टाइम लगाया था, और या फिर आपने देखते ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके सही कर लिया, तो बताइएगा जरूर। ये गैलीलियो लॉ से आप कर सकते हैं। बेसिकली जब कोई ऑब्जेक्ट सबसे हाईएस्ट हाइट पे पहुंचता है तो उसके 1 सेकंड पहले जितना, उसके टी सेकंड पहले जितना दूर चलता है, उसके यहाँ जब लौटता है रिटर्निंग जर्नी में भी टी सेकंड बाद भी उतना दूर ही चलता है, एंड यहाँ ये वाले पहले सेकंड में 5 मीटर चलता है। आपको पता होगा, नहीं पता तो इससे भी कर सकते हैं, थोड़ा यूट्यूब पर साबित स्क्वायर। यहाँ पे जब पहुंचेगा हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा देन वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, यू यानी कि यू हो जाएगा 0, इस बराबर यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर रखेंगे तो यूटी 0 हो जाएगा, हाफ जी की वैल्यू 10, टी 1 सेकंड की बात कर रहे हैं स्क्वायर, तो ये तो 1 हो गया, एंड ये 2 पंचे 10 यानी कि 5 मीटर, यानी कि पहले सेकंड में कितना चलता है 5 मीटर चलता है, तो इस यहाँ पहुंचने से भी पहले सेकंड में 5 मीटर चलेगा, यहाँ पर भी 5 मीटर चलेगा एक सेकंड में, तो आंसर क्या हो जाएगा। वेलोसिटी कुछ भी चेंज कर लो यार, लास्ट पॉइंट पे हमेशा 5 मीटर ही चलता है 1 सेकंड में, तो आंसर नंबर 3 हो जाएगा। बाद में बड़ी मेहनत लगी है यार इसमें,
सोल्यूशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को सेव कर लेना, ताकि अगले जब सोल्यूशन आए तो आपको चैनल को ढूंढने में दिक्कत ना आए। सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर कर सकते हैं तो, नहीं तो आप लोग कुछ चालाक लोग होते हैं, मुझे पता है भाई, कंटेंट देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करेंगे। बाकी कोई बात नहीं, चैनल को मतलब वीडियो को सेव कर लेना कम से कम, ताकि कंटेंट ढूंढने में आपको दिक्कत ना आए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज 23 तक हमने डिस्कशन कर लिया फिजिक्स का, और दैट इज मेजर टेस्ट 3rd था, जो कि 15 फरवरी को हो चुका है। जल्दी से जल्दी मैं ट्राई करूंगा कि 23 के बाद 24 से 45 तक जल्दी से सोल्यूशन अपलोड करूं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। भाई जब सोल्यूशन कैसा लगा इसे एक बार कमेंट में बता देंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और जल्दी ही इसका सोल्यूशन अपलोड होगा। कहीं कोई गलती हुई हो तो कमेंट में वो भी बता दीजिएगा, मैं पिन कमेंट कर दूंगा ताकि और सबको भी पता चल जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज मेडिकल माइंड्स फॉर टुडे।